हेलो बच्चा लोग। तो आपके सुजीत सर आपके साथ एक और क्लास लेकर आ चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 चैप्टर ख़त्म कर लिया है और हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत धमाकेदार क्लास होने वाली है और जितने भी कॉन्सेप्ट आपने मतलब एनसीईआरटी में देखा होगा वो तो कवर करेंगे ही करेंगे, साथ में और भी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ेंगे, स्कूल से बहुत बेहतर पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्कूल के चक्कर में आप मतलब परेशान होइएगा, मैं इतने टॉपिक यहाँ कवर करा दूंगा कि आपको बोर्ड की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये थर्ड चैप्टर है आपका और सेकंड चैप्टर हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से क्या किया है, कवर किया है। तो उस क्लास को आप जरूर देखिएगा और कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है, कोई भी क्वेरीज अगर होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई कर सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, बिग ब्रेन क्लासेस के नाम से है। तो जो टेलीग्राम का चैनल अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको कोई भी क्वेरी या कुछ भी पूछना है तो आप क्या कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। टेलीग्राम का चैनल का नाम है बिग ब्रेन क्लासेस। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट करते हैं। ओके, हाँ, तो चैप्टर में जो है वैसे पढ़ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखा दे रहा हूँ भी। इस वीडियो में इतनी चीज़ें कवर करने वाले हैं हम लोग। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, चैप्टर का नाम टू वेरिएबल्स है, लेकिन वन वेरिएबल भी देखेंगे हम, टू वेरिएबल भी देखेंगे। उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन भी निकालेंगे हम, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे हम एल्जेब्रिक मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर हम मेथड और भी चीज़ें हैं। वैसे तो एक मेथड क्या है आपके इस साल कट चुका है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो था वो कट चुका है। तो इसलिए हम अब की बार यहाँ पे 2 मेथड केवल पढ़ेंगे, एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे और सब्सटीट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर के कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि इक्वेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग पहले सब पढ़ते हैं। तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि देखिए सबसे पहले एक्सप्रेशन में दिखाता हूँ। जैसे कि सपोज आपने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, पढ़ा होगा क्लास 9th में भी पढ़ा होगा इसको, कि अगर हम किसी भी कंडीशन को अगर हम इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि एज ऑफ फादर जो है वो सन की एज का क्या है, 3 टाइम्स है। सन की एज का 3 टाइम्स है, तो एक तरफ फादर है, एक तरफ फादर है और एक तरफ क्या है, सन है। तो अगर सन का एज x है तो ये क्या होगा, 3x होगा। अब अगर मैं खाली यहाँ पे 3x की बात करूँ तो 3x बेसिकली एक एक्सप्रेशन है। क्या है एक्सप्रेशन? मतलब होता है इक्वेशन समथिंग एक्सप्रेसेस, एक ऐसा इक्वेशन जो कुछ एक्सप्रेस कर रहा है। अब ये 3x क्या एक्सप्रेस कर रहा है, 3x एक्सप्रेस कर रहा है फादर की एज को, है ना। और सन जो है वो क्या है, सन की एज x है। तो ये सभी क्या है, ये एक्सप्रेशंस है, ये x एक्सप्रेशन है, 3x क्या है, एक्सप्रेशन है। अब इन दोनों के रिलेशन, अगर मैंने इन दोनों की एज में एक रिलेशन बना दिया, अगर मैंने कहा कि इन दोनों की एज का सम जो है वो है सपोज 40 ईयर्स, तो मैं क्या लिखूंगा, 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, 40 ईयर्स लिखूंगा। अब मैंने इन एक्सप्रेशन को ऐड कर दिया, अगर मैंने एक्सप्रेशन को ऐड करके उनकी कंडीशन में इक्वल में मैं कुछ लिख देता हूं तो वो क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन मतलब होता है जिसको हम इक्वेट कर सकें, इक्वेट मतलब जिसको सॉल्व करके हम वैल्यू निकाल सकें। तो एक्सप्रेशन उनके टर्म्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं वो एक्सप्रेशन होते हैं, और एक्सप्रेशन को हम कंबाइन करने पर जो इक्वेशन फॉर्म होता है, तो मतलब सिंपल सी बात है, एक्सप्रेशन को जब कंबाइन करते हैं तो क्या मिल जाता है हमको, एक इक्वेशन मिल जाता है। और इक्वेशन को ही हम सॉल्व करते हैं आगे और हमको क्या मिलती है, वैल्यूज मिलती हैं। तो होप तो समझ में आया होगा। तो अब अगला टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब ये लीनियर इक्वेशन तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 3x प्लस 4, सपोज मैंने ये लिख दिया। अब ये यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, डिग्री मतलब x की वेरिएबल्स की पावर। अब x की पावर में यहाँ पे अगर मैं x की पावर की बात करूँ तो x की पावर में यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है। x की पावर में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो इसलिए इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 1, और जिसकी डिग्री 1 होती है उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और मैंने यहाँ पर केवल एक ही वेरिएबल यूज किया है जो कि x है, यहाँ पे एक ही वेरिएबल मैंने यूज किया है, x वेरिएबल यूज किया है, इसलिए इसको कैसा इक्वेशन कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे, बट इन वन वेरिएबल कहेंगे। यहाँ पे मैंने केवल एक ही वेरिएबल का यूज किया है जो कि x है।
अब अगर मैंने एक और वेरिएबल, सपोज मैंने यहाँ लिख दिया 3x प्लस 4y मैंने लिख दिया यहाँ पर, तो वेरिएबल्स मैंने देखो आपको याद होगा मैंने पहले ही चैप्टर में डिफाइन कर दिया था कि वेरिएबल्स क्या होता है, ठीक है। तो वेरिएबल्स देखो यहाँ पे क्या होता है, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। तो x और y जो है वो क्या है, वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू हमको पता नहीं होती है। तो अगर मैंने यहाँ लिख दिया 3x प्लस 4y इक्वल 7 लिख दिया है, तो ये एक क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 1 है। देखिए x की पावर में क्या है, 1 है, y की पावर में क्या है, 1 है। तो x और y की पावर में क्या है, 1 है। दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज कॉल्ड अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये 2 वेरिएबल में एक लीनियर इक्वेशन है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है कि अभी मैंने डिफाइन कर ही दिया कि लीनियर इक्वेशन मैंने क्या लिखा था, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। अब ये क्या है, 2 वेरिएबल में एक इक्वेशन हो गया है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल में 0। तो कोई दिक्कत नहीं है, 3x प्लस 4y, अगर मैं इस 7 को लेफ्ट साइड में बुला लूंगा तो -7 हो जाएगा और इक्वल में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये एक इक्वेशन है 3x प्लस 4y -7 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ही है। और देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो भी कर रहा है, ax प्लस by प्लस c का ही तो फॉर्म है। देखिए ये होगा a, ये होगा x, ax प्लस b इंटू वाई और प्लस c की वैल्यू -7 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये जो मैंने आपको लीनियर इक्वेशन बताया है, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। इसको हम सॉल्व करते होंगे, क्योंकि मैथ्स में हम क्या करते हैं, चीज़ों को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके आंसर हम निकालते हैं। तो ये जो वेरिएबल्स में इक्वेशन लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये जो पहला इक्वेशन लिखा हुआ है इसको सॉल्व करना है दूसरे इक्वेशन के साथ में। तो कैसे सॉल्व करते हैं, पहले देखिएगा यहाँ पर जो इक्वेशन का फॉर्म है, जब दो इक्वेशन को सॉल्व करना होगा तो हम पहले इक्वेशन को क्या मानेंगे, ये मानेंगे, क्या मानेंगे, a1x प्लस b1y और प्लस c1। और जो दूसरा इक्वेशन होगा सेकेंड इक्वेशन को मानेंगे a2x प्लस b2y और प्लस c2। मैं इसलिए कह रहा हूं जिससे कि आप क्या कर सकोगे, a1, ये b1 और ये c1 की वैल्यू आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो a1 b1 c1 की वैल्यू अभी कहाँ यूज होगा उसको हम देखते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैं अभी ग्राफिकली ही सॉल्व करवाऊंगा। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमको कुछ वैल्यूज चाहिए होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पहले इक्वेशन को टेक करता हूं। पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 4 है। अगर मैं यहाँ पर चाहे x को मैं राइट साइड में भेज दूं, चाहे y को मैं राइट साइड में भेज दूं, मैं किसी को भी भेज सकता हूं। करना क्या है इसमें, हमको किसी भी एक वेरिएबल को अकेले रखना है, मतलब सिंगल। जैसे मैंने मान लो y ऐसे रख दिया और x को उधर भेज दिया 4 के पास में, तो आपको पता है कि x इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 माइनस एक्स आ गया। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसमें x की वैल्यू रखता हूं, सपोज मैंने x की वैल्यू 1 रख दिया, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये जो y की वैल्यू 3 आया है, मैं इसको इस टेबल में पुट कर देता हूँ। y की वैल्यू 3 आया, कब आया, जब मैंने x की जगह पर क्या रखा, 1 रखा। भाई ये x वाली लाइन है और ये y वाली लाइन है। बॉक्स तो देखिएगा, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ना, इस बॉक्स में हम लोग वैल्यूज रखेंगे। तो x की जब वैल्यू मैंने 1 रखा है तो y कितना आया सॉल्व करने पर, 3 आया। तो ऐसे ही हम लोग x की और भी वैल्यूज को रखते हैं। तो पहली बार मैंने 1 रखा, अब सपोज मैंने 0 रख दिया, कुछ सेकंड के मैंने मान लो 0 रख दिया, y इज इक्वल टू 4 माइनस 0, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जब हम 0 रखते हैं तो y क्या आता है आपका, 4 आता है। तो इसको भी हम इस टेबल में यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, आगे हमको यूज होगा। अब मैंने x की वैल्यू 0 रखा, y की वैल्यू 4 आ गया। अब अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पर सपोज 2 रख देता हूँ, x की वैल्यू को मैं क्या रखता हूँ, 4 माइनस 2, तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू को 2 रखने पर y कितना आता है,
2 आता है। तो ये मैंने क्या बना लिया, एक टेबल फॉर्म कर लिया है। तो इस टेबल को हम अभी ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ज़्यादा वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आप कई वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन 2 वैल्यूज 3 वैल्यूज क्या होते हैं, सफिशिएंट होते हैं। अब ये हो गया, मैंने अभी पहले इक्वेशन को सॉल्व किया है। अब हम सेकेंड इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं और इसका हम आगे क्या करेंगे, अभी यूज करेंगे। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये आपको पता होना चाहिए कि 1,3, 0,4 और 2,2 वैल्यू आया है। अब हम लोग एक काम करते हैं, सेकेंड इक्वेशन को भी कर लेते हैं, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल 6। तो जैसा कि मैंने पहले इक्वेशन में कहा था कि x या y को हमको अकेले छोड़ना है, तो ठीक है, यहाँ पर वही करते हैं, हम 3y को यहाँ पे अकेले रोक लेते हैं और 2x को हम राइट साइड में भेज देते हैं 6 के पास में। तो 6 माइनस क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब मैंने कहा था y को या x को अकेले रखना है, तो ये जो नंबर है ये भी क्या हो जाएगा, राइट साइड में जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2x और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पर। बहुत अच्छी बात है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज रखेंगे x की। तो अब देखिए, अगर मैं x की जगह पर कुछ सेकंड के लिए सोचिए 0 रख देता हूँ, चलो ठीक है, मैं सबसे पहले वैल्यू 0 रखता हूँ, 2 इंटू 0 अपॉन में 3। तो 6 माइनस 2 0 जो क्या होता है, 0 होता है, और 6 माइनस 0 क्या हो जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। 6 अपॉन 3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। कब आया 2, जब x की जगह पे क्या रखा हमने, 0 रखा। तो इस टेबल में इसको दूसरे टेबल में एंट्री कर देते हैं, x की जगह पर 0 रखने पर y कितना आया, 2 आया। तो ये हो गया, मैंने अभी पहला सॉल्यूशन फाइंड किया है। और भी वैल्यूज रखते हैं, चलिए नीचे देखिए 3 है, इसलिए ऐसा कोई वैल्यू रखिए जिससे कि ये फ्रैक्शन ना बनने पाए, कट जाए। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पर अभी मैंने अगर 1 रख दिया, अगर मैंने 1 रखा तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 अपॉन 3 आएगा। तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्व नहीं होगा, मतलब डेसिमल में आएगा, तो वो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए हम एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, एक काम करते हैं 3 रखते हैं। ओके, तो 6 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन में 3। तो 6 माइनस 6 अपॉन में 3 दैट इज 0 अपॉन 3, कितना आ जाएगा आपका वैल्यू, 0 आ जाएगा। अब देखिए मैंने क्या किया कि x की जगह पर 3 रखा है, तो y कितना आया है, 0 आया है। x की वैल्यू 3 रखने पर y क्या आया, 0 आया। ये वैल्यू भी क्या हो गया, हम लोग का फाइंड हो गया है। अब देखिए हम और वैल्यूज रखते हैं, यहाँ पर 3 रख दिया, अब एक काम करते हैं -3 रख देते हैं, ठीक है, ग्राफ में -3 भी रख सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 6 माइनस 2 इंटू -3 अपॉन में 3, इससे क्या होगा, देखिए 6 माइनस 3 2 जो 6, बट माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और अपॉन में क्या आ गया, 3। तो 6 प्लस 6 12 अपॉन में 3, 3 4 जा 12, तो क्या आ गया हमको, y की वैल्यू कितना मिल गया, 4 मिल गया। कब, जब मैंने x की वैल्यू -3 रखा, तब y क्या मिला आपको, 4 मिला। तो -3, 4 भी क्या हो गया, एक वैल्यू हो गया है। अब ये जो मैंने टेबल बनाया, पहला टेबल और दूसरा टेबल, इन्हीं को हम ग्राफ पर क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये थोड़ा टेबल आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक्चुअली में नेक्स्ट स्लाइड ओपन होने के बाद मैं दोबारा इस स्लाइड पे वापस नहीं आ सकता हूँ, इसको मैं भी अभी नोट कर लेता हूँ। ओके, तो हम इसको ग्राफ पे क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो टेबल्स मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ। जो पहला टेबल में वैल्यू था वो क्या था, 1,3 था, और 0,4 था, और 2,2 था। ये क्या हो गया, पहले इक्वेशन का वैल्यू था। दूसरे इक्वेशन का वैल्यू क्या है, 0,2 है, 3,0 है, एंड -3,4 है। ये सभी वैल्यूज को हमको ग्राफ पर क्या करना है, अभी दिखाना है। तो चलिए कैसे दिखाते हैं, देखिएगा। मैं पहले वैल्यू को दिखाऊंगा, 1,3। अब देखिए 1 कहाँ है, ये जो पहला वाला 1 होता है वो x पर देखते हैं। x एक्सिस क्या है, यही तो x एक्सिस है, और ये क्या है, y एक्सिस है। तो पहली वैल्यू जो होती है वो x पर देखते हैं, और जो दूसरी वैल्यू होती है उसको y पर देखते हैं। तो 1,3, 1 x एक्सिस पर कहाँ है, यही तो है, ये है 1। अगर मैं 3 देखूंगा तो कहाँ है, ये 3 है। तो 1 और 3 जहां मिलेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे इनके ऊपर, और जहां मिलेंगे तो यहाँ पे देखिए लगभग यहाँ पे मिलेंगे। तो 3 से इधर लाइन ड्रॉ किया, और 1 से इधर लाइन ड्रॉ किया, और जहां मिलेंगे वही होगा 1,3। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ से ऐसे अगर मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँ ये,
और इधर से मैं अगर डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँ तो ये लगभग ये कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। तो 1,3 क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया। अगला है 0,4, तो 0 तो सेंटर होता है, यहाँ पर सेंटर है, ये है 0, तो 0 और 4 कहाँ देखेंगे, वाई एक्सिस पर, तो ये हो जाएगा 0,4, ये हो जाएगा अगला पॉइंट। अगला है 2,2, 2 कहाँ देखेंगे हम, ये एक्स एक्सिस पर देखेंगे 2, और वाई एक्सिस पर क्या देखेंगे 2, तो एक्स एक्सिस पर 2 ये और वाई एक्सिस पर 2 ये, दोनों अगर मैं ऐसे मिलाऊंगा तो लगभग यहाँ कहीं मिलेगा। तो ये इसको भी क्या कर लेंगे हम, पॉइंट रख लेते हैं, ये यहाँ पर लगभग, ये यहाँ पर आएगा लगभग वैल्यू। ओके, तो हो समझ में आएगा, ये यहाँ पे यहाँ वैल्यू आ गया। अब इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं, जो कि बहुत मुश्किल काम है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना। चलिए ये हो गया एक, हाँ ये हो गया। चलिए ये क्या हो गया, एक पहला लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, पहला ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया। अगला वैल्यू क्या है, अगला वैल्यू है 0,2, ये दूसरी लाइन का है, ये ध्यान रखिएगा। पहले इक्वेशन का ये था और ये दूसरे इक्वेशन का है, ध्यान रखिएगा, ये जो है ये दूसरे इक्वेशन का है। तो 0,2, अब ये है 0 यहाँ पर है और 2 यहाँ पे, तो 0,2 आ गया ये पॉइंट। बेसिकली 0 मतलब कहीं नहीं बढ़ना है, इसलिए हमको वाई एक्सिस पर जाना पड़ेगा, तो 0,2। 3,0 क्या हो जाएगा, 3 सबसे पहले वाई एक्सिस पर एक्स एक्सिस पर देखेंगे, तो एक्स एक्सिस पर 3 ये है और 0 मतलब ऊपर की तरफ जाना ही नहीं है, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, यही 3,0 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, एक काम करते हैं कलर चेंज कर लेते हैं, ये 3,0 है और ये 0,2 है। अगला है -3,4। अब अगर मैं -3 देखूंगा तो -3 ये है और 4 कहाँ है, ये है 4, तो कहाँ मिलेंगे ये दोनों, ये ऐसे इधर और ये ऐसे इधर, तो ये दोनों लगभग यहाँ पर मिलेंगे। तो एक काम करते हैं, मिला लेते हैं जल्दी से, ये 3 इधर से ऐसे ऐसे, ये लगभग यहाँ आएगा। ओके, लगभग यहाँ आएगा। आपके पास स्केल वगैरह होगा तो आप स्केल से करेंगे ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। तो ये हो गया आपका दूसरा लाइन, और इसको भी मिलाते हुए क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया आपका दूसरा लाइन, और इन्होंने लगभग यहाँ पर इस पॉइंट पर यहाँ पर क्या करिए, कट कर दिया। ओके, तो अगर मुझे सॉल्यूशन चाहिए तो देखिए, ये जो जहाँ पे ये दोनों लोग लाइन काटते हैं एक दूसरे को, उससे एक्स और वाई एक्सिस पर क्या करते हैं हम, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये कहाँ मिल जाएगा, ये 4 पर मिलेगा। जब हम इससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर, तो ये हो जाएगा 4 पर मिलेगा। तो x की वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। अगर इधर की तरफ बढ़ाएंगे तो y क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो x आ गया 4 और y आ गया -1। तो अगर मैं ग्राफ को रीड करता हूं तो x आ गया 4 और y आ गया -1। तो ये क्या हो गया, आपका सॉल्यूशन हो गया। और इस तरह से हम इसको ग्राफ पर क्या करते हैं, हम दिखाते हैं वैल्यूज को। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं ग्राफिकली। ध्यान रखिएगा, दोनों ग्राफ को, दोनों लाइन को हम पहले ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे, और जहां पर वो काटेंगे, जहां पर काटेंगे उससे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, और जहां जहां वो परपेंडिकुलर लाइन जिस पॉइंट पर जाएगा वही पॉइंट उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स की वैल्यू और ये हो गया आपका वाई की वैल्यू। तो ये दोनों सॉल्यूशन आपको आ गया। तो होप से समझ में आया होगा। और अभी हम कुछ और कंडीशन पढ़ेंगे। देखिए, ये दो लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो कट करते हुए ये आगे निकल जाएंगे। अगर देखिए, ये जो लाइन है, ये येलो वाला लाइन जो है वो क्या हो जाएगा, ये आगे निकल जाएगा ऐसे, और ये जो रेड वाला लाइन है वो क्या हो जाएगा, ये आगे निकल गया। तो क्या अभी एक दूसरे को दोबारा काटेंगे, दोबारा नहीं काटेंगे। तो इसीलिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना पॉसिबल है, केवल एक सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो ऐसी कंडीशन को हम यूनिक सॉल्यूशन कहते। तो कुछ कंडीशन वगैरह हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। और तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी मैंने आपसे कहा ना कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, जब वो एक बार काट के आगे निकल जाएगा। तो ये जो पहला केस है, ये जो फर्स्ट केस है, ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन का है। तो देखिए, ये लाइन, पहला लाइन, इसको L2 माना है, और ये L1, ये पहला लाइन L1 है और दूसरा लाइन क्या है, L2 है। ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, इस पॉइंट पर कट करते हैं। तो चूंकि एक बार काटते हैं, ये इसको क्या कहेंगे, जहां कट करेंगे उसको क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। और इस चूंकि कोई भी दो लाइन एक दूसरे को कट करके अगर निकलते हैं ऐसे, तो वो दोबारा घूम के नहीं आकर काटेगा। तो दैट्स वाई उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, केवल 1 सॉल्यूशन होंगे। तो ऐसी केस फर्स्ट को की कंडीशन क्या कहेंगे, हम कहेंगे 1 सॉल्यूशन कहेंगे या यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन कहेंगे। और कैसे लाइंस कैसे हैं ये लाइंस उनको कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि जब लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो वो एक ही बार इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए उनका सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक होता है। आगे बढ़ते हैं, पैरेलल लाइन। अगला क्या है, पैरेलल
लाइन, देखिए ये लाइन पहला लाइन और दूसरा लाइन, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो क्या पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी कट करते हैं? नहीं, ये एक दूसरे को कभी कट नहीं करते हैं, इसलिए इनका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कोई भी सॉल्यूशन इनका क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। इनका सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि ये एक दूसरे को कट ही नहीं करते हैं, और ये लाइंस कहते हैं कैसे हैं, पैरेलल लाइंस हैं। थर्ड केस क्या है? थर्ड केस में अगर आप ध्यान से देखो तो एक लाइन बड़ा है और एक लाइन क्या है, छोटा है। तो ये लाइन कैसे लाइन है, ये लाइन ऐसे लाइन है जो एक दूसरे को इमर्ज करते हैं या एक दूसरे को ढक देते हैं। इसे कोइंसिडेंट लाइन भी कहते हैं। कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करने वाला लाइन। तो चूंकि एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हर एक पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब ये भी सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन, यहाँ भी सॉल्यूशन, यहाँ भी सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन, हर एक पॉइंट क्या है उनका, हर एक पॉइंट उनका सॉल्यूशन है। देखिए ये एरो है, एरो मतलब होता है ये आगे तक जाएगा, ये भी लाइन, सारी लाइन आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए इनके सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इसका सॉल्यूशन कितना होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो तीन केस आपने पढ़ा। पहला केस में कोइंसिडेंट इंटरसेक्टिंग लाइन, उसका सिंगल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगला केस है पैरेलल लाइन जिसका नो सॉल्यूशन होगा, और कोइंसिडेंट लाइन जो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो अब हम इनके केसेस को पढ़ के इनके फॉर्मूलाज भी पढ़ते हैं। तो देखिए अब कोई इक्वेशन अगर मान लो आपको दिया हुआ है, मान लीजिए पहला इक्वेशन क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन का। और दूसरा इक्वेशन क्या होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल में 0 होता है। तो दो इक्वेशन दिए होते हैं, उनको हम देखकर कैसे बताएंगे कि उनका यूनिक सॉल्यूशन है, कि नो सॉल्यूशन है, कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ना है। केस 1 का फॉर्मूला क्या है, व्हेन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, जब लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हमको देखना क्या है कि a1 अपॉन a2 का जो रेशियो होगा वो इक्वल नहीं होना चाहिए b1 अपॉन b2 के। मतलब जो भी वैल्यू यहाँ लिखी होगी तो उसकी वैल्यू अपॉन में इसकी वैल्यू a2 की वैल्यू रखेंगे, तो a1 अपॉन में a2 निकालेंगे, ऐसे ही b1 अपॉन में b2 निकालेंगे। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं, रेशियो इनका इक्वल नहीं आता है, तो वो कौन सा केस हो जाएगा आपका, इंटरसेक्टिंग लाइन का हो जाएगा। और सॉल्यूशन कितने होंगे, वन सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये हो गया पहला केस। अगला केस क्या है, व्हेन लाइंस आर पैरेलल, जब लाइन पैरेलल होते हैं तो नो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। और नो सॉल्यूशन कंडीशन में क्या होगा, a1 का रेशियो a2 से जब निकालेंगे तो वो b1 रेशियो b2 से तो इक्वल आएगा, बट c1 रेशियो c2 से क्या होगा, इक्वल नहीं आएगा, इक्वल नहीं आएगा। ये आपको देखना है। अगला क्या है, व्हेन लाइंस आर कोइंसिडेंट, अगला क्या है, लाइंस कोइंसिडेंट मतलब होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है कि a1 के अपॉन में a2 का जो रेशियो आएगा वो b1 अपॉन b2 के रेशियो के इक्वल होगा, और c1 अपॉन c2 के रेशियो के क्या आएगा, इक्वल आएगा। ओवरऑल तीनों रेशियो क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। तो तब आप बताओगे क्या कि कितने सॉल्यूशन है उसके, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो ये तीन केसेस आपको हो सकता है समझ में आ गया होगा। केस 1 में आपको a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होगा, तो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा या वन सॉल्यूशन हो जाएगा। जब a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के लेकिन इक्वल नहीं होगा c1 अपॉन c2 के, तब नो सॉल्यूशन होगा। और जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जो हमने पढ़ा उसको यहाँ पे देख लेते हैं, उसको रिवीजन कर लेते हैं। आपको मैंने एक टेबल बनाकर यहाँ पे दे दिया है, इस टेबल से आप क्या कर सकते हो, इसको नोट कर लीजिएगा। और ये एग्जैक्टली आपको यहाँ पे ऐसे ग्राफिकल, जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाएगा। कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा तो a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2 हो जाएगा। और पैरेलल लाइन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाएगा। ये मैंने आपको एक टेबल ऐसे बनाकर दे दिया है। अगला क्या है, अब ये टॉपिक लास्ट है, इसमें हम केवल कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं। ओके, तो कोइंसिडेंट लाइन, सॉरी अभी आपने पढ़ा तीन टाइप के लाइंस पढ़ लिए। अब उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कहेंगे कि कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। जैसे दो इक्वेशन आपने पढ़ा,
इक्वेशन में फिर से लिख दे रहा हूँ, a1 प्लस b1y प्लस c1 इक्वल में 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो अगर आपने दो इक्वेशन देखा है तो आपको बताना है कि ये दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट होगा तो क्या होगा, देखिए, अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज सेड टू बी कंसिस्टिंग। अभी कंसिस्टिंग कब कहेंगे, इट हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो आपने तीन केसेस पढ़े, वन सॉल्यूशन का पढ़ा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का पढ़ा और जीरो सॉल्यूशन का पढ़ा। तो जिसमें जिसमें वन सॉल्यूशन होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ओवरऑल आपको सॉल्यूशन मिलना चाहिए, नो सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो अगर वन सॉल्यूशन मिल रहा है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन है, दोनों कंडीशन को क्या कहेंगे हम, कंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। और जिसमें आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, जैसे कि नो हैज नो सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन, तो जिसमें सॉल्यूशन नहीं होगा, जिस इक्वेशन में, जिस पेयर ऑफ इक्वेशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, उसको हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे, उस इक्वेशन को हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। तो होप सो ये आपको समझ में आया होगा। और इक्वेशन को देखकर हम लोग क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज का पहला एक्सरसाइज करवाऊंगा एनसीईआरटी का, हो सकता है दो एक्सरसाइज एक साथ करवाऊंगा, तो उस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और हम उसमें देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो मेथड जो मैंने क्वेश्चन को बताया है, इसको आप एक बार जरूर रिवीजन करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, तब हम लोग क्वेश्चन को बहुत आराम से क्या करेंगे, डील कर पाएंगे और पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन एकदम आराम से उड़ाएंगे। तो होप्स आपको समझ में आया होगा। बाकी आप मेरे सारे डिटेल को यहाँ पढ़ पा रहे होंगे कि ऑफलाइन क्लासेस के लिए अयोध्या में आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और आपको अगर पर्सनली मुझसे ऑनलाइन पढ़ना है, आप चाहो तो गूगल मीट पे मुझसे पढ़ सकते हैं या जूम मीट पे पढ़ सकते हैं, आप ऑनलाइन मुझसे क्लासेस ले सकते हैं। उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कहीं से भी अगर हैं तो आप मुझसे वन ऑन वन आप मुझसे क्लासेस ले सकते हैं। और अब मैं ट्राई करूंगा कि अगर आप ग्रुप में हैं तो मैं मोस्टली 5 to 6 स्टूडेंट को, हार्ड टू हार्ड 10 स्टूडेंट को उस ग्रुप में लूँगा। उससे ज़्यादा एक क्लास में मैं नहीं रखूँगा, क्योंकि ज़्यादा बच्चों को ऑनलाइन क्या है पढ़ाना बहुत पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर मैं वन ऑन वन पढ़ाऊँगा भी तो वो मुश्किल होगा। तो जिसको भी ऐसा कुछ चाहिए जो आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, अगर आप वन ऑन वन पढ़ना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप चाहो तो कुछ दिन मुझसे फ्री क्लासेस भी आप ले सकते हो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो उस क्लासेस में हम लोग कैसे चीज़ों को कवर करेंगे। ओके, तो चलिए, होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।